आओ, ठीक है, अपन चैप्टर नंबर 10 से रिवीजन जो है शुरू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, कंपैरेटिव्स बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है, अभी मैं एग्जाम स्पेसिफिक आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला वाला पैराग्राफ आपके कोई काम में नहीं आने वाला अभी। ठीक है, माइंड यू, ये आप लोग लास्ट मोमेंट रिवीजन कर रहे हो, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें यही बता रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा कंट्री जो है इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सारे के सारे कंट्रीज जो है वो इंटरकनेक्टेड है। दैट इज व्हाई एवरी कंट्री का कोई ना कोई एक्शन से दूसरा कंट्री अफेक्ट होता है। चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया, क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज है तो एक दूसरे को काफी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 2, डेवलपमेंटल पाथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। क्या क्या था सर? एक चीज हम लोग को पता है कि तीनों का ही जो डेवलपमेंटल स्टेज है ना वो सेम टाइम में हुआ है। तीनों का ही डेवलपमेंटल स्टेज जो है ना वो सेम टाइम में हुआ है। इनफैक्ट इनको जो इंडिपेंडेंस भी मिला था वो भी ऑलमोस्ट सेम टाइम में मिला था। इनको जो इंडिपेंडेंस मिला है वो भी सेम टाइम को मिला है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान को 1947 में, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को कब मिला था? 1949 में। इनका 5 ईयर प्लान्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में हुआ था, 1951 में, 1956 में, 1953 में। ठीक है, तो यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि इन तीनों का सिमिलैरिटी काफी हद तक है, इनका डेवलपमेंटल पाथ सेम है, इनका इंडिपेंडेंस आसपास का डेट्स में मिला है आपको। ठीक है, इनका 5 ईयर प्लान जो है आसपास में ही, 1951, 1956, 1953। 1951 इंडिया का, 1956 पाकिस्तान का, और 1953 कब का? चाइना का। ठीक है, इनका जो स्ट्रैटेजीज था ना कि शुरू शुरू में, जैसे हम लोग अगर इंडिया का पार्ट पढ़े तो याद है पहले पब्लिक सेक्टर को ज्यादा पावर दिया गया था, अगर किसी को याद होगा तो पब्लिक सेक्टर को ज्यादा पावर दिया गया था। ठीक है, ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो ये तीनों ही कंट्रीज ने पहले पहले शुरू शुरू में पब्लिक सेक्टर को ज्यादा पावर दिया और फिर सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा वर्क किया। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया, और उसी के बाद से, ठीक है, उसी के बाद से क्या हुआ, तीनों कंट्रीज जो है काफी अलग अलग डिफरेंशिएट करने लगे। चाइना काफी आगे चला गया, आपको सबको पता ही है। तो अगर पहला प्रश्न, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको पूछ सकता है, वो ये है कि तीनों का डेवलपमेंटल पाथ कैसे कैसे था, इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। अगर आप मुझसे पूछो कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से कौन सा टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस जो है बहुत पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ चाइना वाला पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अभी डिस्कस भी करेंगे, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैं ये सब पार्ट नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ऑल ये सब आप लोग अपने सेल्फ भी कर सकते हो। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं इसको। ठीक है, ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन जो है फिलहाल अभी क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो हम ये वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी वाला पोर्शन। इकोनॉमी वाला पोर्शन में आपको पता होगा कि इकोनॉमी ही इनका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इकोनॉमी वाला क्वेश्चन जो है वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें सर इकोनॉमी में ऐसा क्या किया चाइना ने किया था जो कि उनको अपर हैंड दिलाया था। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका? GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, GLF यानी कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड के केस में क्या हुआ था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड के, और मैंने आपको बोला था अगर आपको याद होगा तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाला जो पार्ट है वो अलग से कभी कभी आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो लोग। ठीक है, तो 1958 में माओ जिडोंग ने, ठीक है, ये एम किया कि क्यों ना हम चाइना को मॉडर्नाइज करें। अब चाइना को मॉडर्नाइज कैसे करें कि उसके पहले तक, 1958 के पहले तक चाइना यूज्ड टू फोकस, और चाइना वाज अ मोर एग्रीरियन बेस्ड ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, चाइना वाज अ मोर एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या? एग्रीरियन बेस्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे। उन्होंने बोला कि अगर हमें एग्रीरियन इकोनॉमी से हमें रैपिड ग्रोथ करना है तो हमें एक नई चीज में फोकस करना पड़ेगा, जो कि था इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको क्या बोला था? इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि देखो हो गया बहुत, खेती बाड़ी चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मगर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करना पड़ेगा अगर कंट्री को डेवलप करना है। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए कई सारे छोटे छोटे खेमे बनाए गए। खेमे मतलब कम्यून्स बनाए गए, कम्यून्स बनाए गए। ठीक है, जिसके अंडर जो है पीपल लोग आपस में साथ में मिलकर क्या करते थे? कल्टीवेट करते थे लैंड को। मतलब कि छोटे छोटे खेमे बनाए गए और वो लोग क्या करते थे? एक दूसरे के साथ में मिलकर लैंड कलेक्ट करते थे। मतलब क्या है, अब अगर छोटे छोटे अलग अलग लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, तो उन्होंने बोला ग्रुप्स बनाओ और साथ में प्रोडक्शन करो। बट जीएलएफ जो है वो बैकफायर भी किया था, बिकॉज देयर वाज नॉट सीवियर ड्रॉट एंड ऑल, जिसकी वजह से बहुत लोगों की डेथ हो गई थी। तो 5-6 पॉइंट है। 1958 में माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि चाइना का इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना था, फ्रॉम एन एग्रेरियन इकोनॉमी टू अ
इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी, दैट इज व्हाई ही पुश्ड ऑन व्हाट, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर इतना अफेक्ट नहीं हो, कम्यून्स बनाया उन्होंने ताकि साथ में दे कलेक्टिवली कल्टीवेट द लैंड, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उधर में थोड़ा बैकफायर हुआ और वो सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ। नेक्स्ट, ठीक है, जिस भी पॉइंट पे था डाउट होने का मेरे को पूछने का, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट प्लोराटिएट कल्चर, ग्रेट प्लोराटिएट कल्चर, इसके ऊपर भी कभी कभी सवाल पूछते हैं। ग्रेट प्लोराटिएट कल्चर अनदर 1965 में माओ ने इंट्रोड्यूस किया था इस कल्चर को। इसमें क्या था सर, इसमें भक्ति भावना सेट किया था कि जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो देश का भला के लिए आया है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो देश के भला के लिए आया है, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो देश के भला के लिए है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कई सारे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज को बंद करवा दिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, कई सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को बंद करा दिया, यूथ को अपने साथ लेके आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया, ताकि ताकि क्यों, ताकि ना बाकी कोई दूसरा पार्टी आए ही नहीं, ठीक है, ताकि कोई दूसरा पार्टी जो है वो आए ही नहीं, ठीक है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस टाइप का सेटअप किया, क्योंकि उनको दिमाग में ये था कि अगर कोई और आ गया तो जो भी आइडियोलॉजीज एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने सेट किया वो सारे खराब हो जाएंगे। तो 1965 में माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था ग्रेट प्लोराटिएट कल्चर, अंडर विच द स्कूल्स यूनिवर्सिटीज जो है वर शट डाउन, स्टूडेंट्स वर कॉल्ड फॉर मैसिव यूथ मोबिलाइजेशन विद द पर्पस टू क्रिटिसाइज द पार्टी लीडर्स। ये क्यों सेटअप किया था, ताकि दे क्रिटिसाइज व्हाट, द पार्टी लीडर्स, ठीक है। यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है वो बंद किया गया, ठीक है। रिफॉर्म जो है, रिफॉर्म्स कैसे कैसे था, रिफॉर्म्स आपका, ठीक है, ये पहला दो पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया। ग्रेटली फॉरवर्ड GLF कैंपेन, ग्रेट प्लोराटिएट कल्चर, ठीक है। रिफॉर्म्स कैसे इंट्रोड्यूस किया, रिफॉर्म्स जो है 1978 में किया था। शुरू में दो तीन चीजों के ऊपर ही फोकस किया गया था, वो कौन से चीजें थी, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले शुरू में तीन सेक्टर के ऊपर फोकस किया था, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है, ये तीनों चीज के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड व्हाट, तीन चीज, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ठीक है, इन तीनों के ऊपर फोकस किया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर ये हुआ कि उन्होंने क्या किया, जैसे पहले पहले तो क्या था, वो देश का भला के बारे में ज्यादा सोच रहे थे वो लोग, ठीक है ना। ये उन्होंने तीन ही सेक्टर में फोकस किया, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तीन बार इसलिए बोला कि याद हो जाए आपको, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल सेक्टर पे फोकस किया, उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल सेक्टर पे फोकस किया। इंडिविजुअल सेक्टर मतलब प्राइवेट फर्म्स में फोकस किया, ताकि देश में जो ग्रोथ है वो हो सके, ठीक है, ताकि जो ग्रोथ है देश में वो हो सके, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, शेयर कर देता हूं खाली। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन्होंने किसके ऊपर फोकस किया, इंडिविजुअल सेक्टर में, ताकि एज अ होल जो प्राइवेट फर्म्स है, ठीक है, वो प्राइवेट फर्म्स compete कर सके, गवर्नमेंट फेस कर सके, ठीक है। जो भी एंटरप्राइज गवर्नमेंट ओन करते हैं उनको प्राइवेट फर्म से अपना भिड़ाया गया, ताकि एज अ होल जो है पूरे डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो सके। तो रिफॉर्म्स को दो सेक्टर में या दो फेजेस में डिवाइड किया गया था, कैसे कैसे, पहला बात तो रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1978 में। शुरू में फोकस किसके ऊपर किया गया था, शुरू में फोकस किसके ऊपर गया था, ठीक है, शुरू में फोकस जो है वो किया गया था तीन सेक्टर पे, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में किसके ऊपर फोकस किया गया, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के ऊपर, सॉरी इंडिविजुअल सेक्टर के ऊपर। क्यों, ताकि जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस है वो प्राइवेट फर्म्स को लड़ सके। GLF अगर याद होगा 1958 माओ जेडोंग ने इंट्रोड्यूस किया था, क्यों, एग्रीरियन इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना है, उसको सॉल्व करने के लिए और क्या किया, कम्यून्स डेवलप किया, ताकि साथ में मिलकर कलेक्टिवली दे कल्टीवेट द लैंड, ठीक है। ग्रेट 48 में आपको पता ही होगा, यूथ लोग को क्रिटिसाइज करने के लिए बोला अदर पार्टी के और अदर पॉलिटिकल पार्टीज को। नेक्स्ट था आपका डुअल प्राइसिंग रिफॉर्म्स, ठीक है, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, वी आर रिवाइजिंग व्हाट, वी आर रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 10 एक बार साथ में, ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ चाइना। ओके, सो डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस। जो लोग अभी भी ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है, पेज नंबर खोलो 64 और शुरू हो जाओ मेरे साथ में बढ़िया से, ठीक है। डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस, डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस, इसमें क्या क्या था, दो प्राइसिंग सिस्टम लेके आया है। इसमें कितना सिस्टम, दो प्राइसिंग सिस्टम लेके आया है। सर दो प्राइसिंग सिस्टम कैसे लेके आया, ठीक है। पहला क्या किया,
फार्मर्स और इंडस्ट्रियल। देखो पहला कड़ी क्या है, कड़ी क्या है, कोई भी फॉर्म का कड़ी क्या है, कोई भी कंट्री का कड़ी क्या है, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। उनके लिए क्या बोला, उनके लिए बोला कि तू जितना बेचेगा ना वो फिक्स क्वांटिटी में बेचेगा, जितना भी इनपुट्स एंड आउटपुट्स बेचेगा वो फिक्स क्वांटिटी में बेचेगा। कौन सा, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स का क्वांटिटी जो बाय और सेल कर रहा है वो क्या कर दिया, फिक्स क्वांटिटी कर दिया। ठीक है, फिक्स क्वांटिटी कर दिया। और उसके बाद में जो प्राइजेस था वो भी कौन फिक्स कर दिया, प्राइजेस था वो भी कौन फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट फिक्स कर दिया। प्राइजेस जो था वो भी कौन फिक्स कर दिया, गवर्नमेंट फिक्स कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, रेट जो था वो भी उन्होंने फिक्स किया, प्राइजेस जो है वो भी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया, मतलब कि क्वांटिटी भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया, प्राइस भी गवर्नमेंट ने फिक्स किया। और बाकी ट्रांजैक्शन बोलता है कि जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें चलने दें। मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज थे, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर, वो दोनों को क्या कर दिया, अपने कंट्रोल में लेकर। ऑब्वियसली लाइक इंडिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर क्रिएटेड ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ये आर अट्रैक्टेड। 5 पॉइंट्स है, एक बार फटाफट देख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट एकदम फास्ट फास्ट करना है, फटाफट देख लो। कम्यून्स का मतलब होता है ग्रुप्स, कम्यून्स का मतलब होता है ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए। बोलो बोलो। डुअल प्राइसिंग अच्छा था कि खराब था? मतलब बेसिकली क्या था, जो चाइनीज गवर्नमेंट था ना वो लोग को एंड टू एंड कंट्रोल चाहिए था, मतलब सब चीज का कंट्रोल वो करे। अब उस समय सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज क्या था, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। उन दोनों का कितना क्वांटिटी बिकेगा, कैसे बिकेगा, क्या प्राइस बिकेगा, वो सारा का सारा चाहता था कि वो लोग कंट्रोल करें। ठीक है, ताकि उनके पास सारा कंट्रोल रह जाए इन जनरल, ताकि किसी का इशू एज सच ना हो, सेंट्रल कंट्रोल। तब वो उनके लिए थोड़ा वर्कआउट किया है बेसिकली, दैट्स द थिंग। ठीक है, ओके नेक्स्ट बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलिए। ठीक है, एनालिसिस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, सॉरी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हमें एनालाइज करना है भैया, उसके पहले हमें हिस्ट्री और इसे जानना है। ये सब थोड़ा सेल्फ कर लीजिएगा आप, सेम टाइम में इंडिपेंडेंस हुआ था, इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज, अभी हमारे पास इतना वक्त भी नहीं। इकोनॉमी में बहुत बढ़िया है, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है जो इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम था वो सिमिलर सा सिस्टम जो है वो पाकिस्तान ने भी यूज किया था। कैसे कैसे इस्तेमाल किया था भैया। ठीक है, नंबर 1 वाज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी आपको पता होगा, कैपिटलिस्ट भी नहीं सोशलिस्ट भी नहीं, तो उनका तड़का मार के जो सिस्टम बना था वो क्या था, सॉरी, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या बोला मैंने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, जिसको लास्ट में याद करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। ठीक है, यहाँ पे दोनों का एक्सिस्टेंस था, पब्लिक एंटरप्राइजेस का भी और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी। ठीक है, कई सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए गए होंगे, आपको ही पता होगा। शुरू शुरू में इंडिया में भी 1950 के वक्त में कई सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, डेवलपमेंटल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए गए थे, ताकि एज अ होल जो है पूरे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है इंडिया का वो डेवलप हो सके। इसको कैसे किया गया था, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज कई सारा टैरिफ वगैरह लगाया था, याद है आपको, काफी सारे टैक्सेस वगैरह लगाए गए थे, ताकि बाहर के लोग का जो सामान है, बाहर के लोगों का सामान जो है इंडिया में ना आए, और जो देश की लोकल इंडस्ट्रीज है वो क्या हो सके, जो देश के लोकल इंडस्ट्रीज है वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। तो बेसिकली वही सिमिलर पॉलिसीज जो इंडिया ने यूज किया था, ठीक है, वही सिमिलर पॉलिसीज जो इंडिया ने यूज किया था, वो सिमिलर पॉलिसीज जो है क्या, कौन यूज किया आपका, पाकिस्तान ने भी यूज किया था, वही सेम एग्जैक्ट चीज दिखा हुआ, देखिए आप ऊपर
पाकिस्तान ने क्या किया, कई सारे पॉलिसीज ग्रोथ स्ट्रेटेजीज इंट्रोड्यूस किया ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है डेवलप हो सके। कैसे? टैरिफ प्रोटेक्शन वगैरह किया उन्होंने, ताकि कंट्रोल जो है किसके ऊपर रह सके, उनके पास इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन द कंपीटिंग राइट्स। तो एकदम सेम वही टैरिफ्स लगाया, कोटास लगाया, ताकि जो है देश के जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो बच सके। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, ठीक है, आपको हर एक चीज को याद नहीं करना। ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको क्या ही बताऊं, पूरा का पूरा आपको ग्रीन रेवोल्यूशन पहले से पता है, HYP सीड्स का कैसे यूज हुआ ताकि एज अ होल जो है देश में डेवलप हो सके। और उसके लिए क्या किया था उन्होंने, ग्रीन रेवोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कई सारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया था, ताकि देश में जो है HYP सीड्स का उत्पादन हो, देश का प्रोडक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर वो ग्रो हो सके। ठीक है, शुरू शुरू में इंडिया में भी क्या हुआ था, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था शुरू शुरू में, तो वहीं पे वही हुआ कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया गया था, ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल इंडस्ट्रीज है, वो गवर्नमेंट के पास रह जाए। और फिर रियलाइज किया कि सारा कंट्रोल अगर गवर्नमेंट रखता है तो एज अ होल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दैट इज वाई क्या हो रहा है, लेट 1970s में वापस प्राइवेट सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया गया था, वही एलपीजी की तरह। ठीक है, कि जो नेशनलाइजेशन करके गया था, जो इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया था ना लोग, ठीक है, उसको क्या कर दिया उन्होंने, डी नेशनलाइज कर दिया। मतलब पहले तो क्या बोला गवर्नमेंट, बोला मैं ध्यान देगा, गवर्नमेंट क्या बोला, मैं ध्यान देगा। उसकी बाद क्या बोला, कोई बात नहीं तू ध्यान दे दे अपने आप। ठीक है, वो वाली बात हो गई। ओके, सो पहले उन्होंने क्या किया, नेशनलाइज किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, denationalize किया। Government encouraged the private sector and also offered various incentives to them. All this created conducive climate for the new investment. शुरू शुरू में गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल रख के रखा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया कि भैया एक काम करो, आप प्रोड्यूस करो, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, ताकि आप भी डेवलप करो, हम भी डेवलप करें, मिलकर देश का डेवलप करें। ठीक है, जैसे वही लिखा हुआ है, गवर्नमेंट एनकरेज व्हाट, प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो ऑफर्ड व्हाट, वेरियस इंसेंटिव्स टू them. All this created a what, conductive climate। ठीक है, पढ़ लो, कभी कभी दिमाग में अगर ऐसे पॉइंट रह जाते हैं लास्ट वाले, कंडक्टिव एनवायरनमेंट, ठीक है, तो लिख लेना, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला गया था, कहाँ कहाँ से, वेस्टर्न नेशन से, और रेमिटेंसेस कहाँ से मिला था, मिडिल ईस्ट के थ्रू। ठीक है, मिडिल ईस्ट के थ्रू। तो ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। क्या क्या है पॉइंट्स आपके, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पॉलिसी, वही टैरिफ्स कोटास वाला पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द व्हाट, पब्लिक सेक्टर इन द अर्ली 1970s, इंपॉर्टेंस ऑफ द private sector in the late 1970s, and the financial support from Western nations and the Middle East। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। फटाफट 1 मिनट दे दो, 1 मिनट, फटाफट खत्म करने का, रीड करने का, फटाफट दिमाग को सेट करो। डन, ओके, चलो। कंपैरेटिव स्टडी से मैंने आपको बताया ही था, कंपैरेटिव स्टडी से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, एनालिसिस वाला क्वेश्चन। तो एक्सपेक्ट एन एनालिसिस वाला क्वेश्चन इधर फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको पहले ही बोला था। कभी कभी एनवायरनमेंट से भी पूछ लेते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट से, उसको देख लेने का। ठीक है, जिसका भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हल्का सा वीक हुआ है, उसको आज खत्म करने का, कल का दिन के लिए मत टालने का। कल का दिन में मेनली आपको सैम्पल पेपर्स करना है, जो चैप्टर्स बच गया अगर से रिवाइज करने के तो फटाफट रिवाइज करने का है। आईडी अगर आपने एक बार पढ़ भी दिया है, फिर भी उसको फटाफट, जैसे फास्ट रिविजन में अभी करा रहा हूँ आपको, वैसे रिवाइज करने का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका एकदम दिमाग जो है प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आई नो कि हम लोग आईडी रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चैप्टर्स नेशनल इनकम मैंने आपको बता दिया कौन से की एलिमेंट्स है जो आपको देखने का है, बेसिक कंसेप्ट, मेजरमेंट वाला पार्ट, डरने का नहीं। मैंने आपको जैसे नॉर्मल क्लास में बताया क्या करना है, अगर इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड साथ में पूछेगा, हर एक आइटम को पकड़ने का, उसको लिखने का, या तो वो इनकम में आएगा, या तो एक्सपेंडिचर में आएगा, या तो नीचे नोट्स में आएगा, आपका हो जाएगा। टाइम देख के आंसर करने का, सैंपल पेपर प्लीज सॉल्व करके जाना ताकि टाइम बचे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ना प्लीज, ताकि ऐसा नहीं हो कि वो शिट 12,000 लिखा था हम यहाँ पे 10,000 लिख दिया। ये सब गलती अपने को नहीं करने का है। एडी में मैंने आपको बताया ही है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और बहुत क्लियरली दिख रहा है।
ठीक है, कैसे होगा क्या होगा। सम्स जो है उसमें दो तीन चीज ही है, मैंने आपको उस समय बोला था, दो तीन चीज के ऊपर ही पूरा सम्स घूमता है। तो बेसिक कंसेप्ट वाला सम सी बार प्लस बी इंटू वाई, या फिर और क्या है, और क्या है उसके अलावा इक्विलिब्रियम, एडी इक्वल टू एस, एस इज इक्वल टू वाई, ये दोनों का इस्तेमाल होगा। और जहां पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऐसा वर्ड आया वहां पे मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लायर दो तरीके से निकलता है, क्या, के इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, बोलेगा इक्विलिब्रियम निकालने का, तो वहां पे क्या यूज करने का, एडी या फिर एस या फिर एस इज इक्वल टू आई, ये दोनों में से कुछ एक यूज करने का। उसके अलावा और क्या यूज कर सकता है, उसके अलावा सर ये पूछ सकता है आपको कि भैया बताओ कितना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम लोग ना 5,000 रुपए कमा सके, कितना इन्वेस्टमेंट करना है ताकि हम 5,000 रुपए कमा सके। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले ये तो निकालना पड़ेगा कि भैया मेरा इन्वेस्टमेंट जो अगर मैं करता हूँ तो कितना गुना पैसा होता है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कितना गुना पैसा होता है। उसके लिए पहले मैं मल्टीप्लायर निकालेगा यूजिंग एमपीसी, क्योंकि एमपीसी ऑब्वियसली क्वेश्चन में दिया होगा। अब अगर एमपीएस भी दिया हुआ तो उससे एमपीसी अपन निकाल सकते हैं, वो निकाल के के निकाल दिया। अब के का जो ओरिजिनल फॉर्मूला था क्या, के इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। उसमें क्या, वाई का वैल्यू डाल दो, कितना चेंज आपको इनकम करना है, के का वैल्यू अपन ने अभी निकाला ही है, उससे अपना डेल्टा आई निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछ रहे हैं, जो आपको मैंने प्रैक्टिस भी करवाया था। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस, टेंशन करने वाली बात नहीं है। ठीक, एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से कुछ अजीब सा आ भी गया तो टेंशन नहीं है, अच्छे से करने का, वो करने का। नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंट होगा नहीं होगा, ये सब चीजें ही है। तो इसको एक बार फटाफट दिमाग में घुमा लेने का, क्वेश्चन देखने का अच्छे से, ठीक है, आराम से हो जाएगा। एनालिसिस वाले में जो डेटा दिया है उसको एनालाइज करने का, और अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पता है तो वो बताने का, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक एक बार देख लेना क्वेश्चन सा, तो बेटर रहेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब ग्रोथ इंडिकेटर्स, ठीक है, ग्रोथ इंडिकेटर्स आपको पता ही है ऑब्वियसली, ग्रोथ कौन रिप्रेजेंट करता है, जीडीपी। तो कौन से कंट्रीज में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है आपको पता ही है, ठीक है। इंप्रूवमेंट्स बताया गया यहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब एनालिसिस के क्वेश्चन से चलेंगे। और नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछ सकता है आपको, जो कि है परचेज प्राइस पैरिटी। इसको क्या बोलता है, परचेज प्राइस पैरिटी, ठीक है। अब परचेज प्राइस पैरिटी क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज प्राइस पैरिटी, ठीक है। कोई भी कंट्री का कितना पावर है, ठीक है, इट इज व्हाट, इट शोज द इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग पावर अमंग द countries. It shows the what, purchasing power among the, इक्वालिटी ऑफ व्हाट, परचेजिंग पावर अमंग द कंट्रीज। मतलब क्या है, कितना पावर है तुम्हारे पास सामान वगैरह खरीदने के लिए। अब जितना उसके पास पैसा रहेगा सामान वामान खरीदने के लिए, उतना ही उसका पीपीपी, परचेज पावर पैरिटी जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पीपीपी शोज द इक्वालिटी ऑफ purchasing power among the countries, that is the quantity of goods and services that can be bought, that can be bought with a unit of money, that can be bought with a unit of money। मतलब कि जो कितना गुड्स एंड सर्विसेज तुम परचेज कर सकता है एक यूनिट ऑफ मनी से, उसको क्या बोलता है अपन, परचेज प्राइस पैरिटी, ठीक है। तो क्या बोलता है अपन, परचेज प्राइस पैरिटी। इट इज द इक्वालिटी ऑफ द परचेजिंग पावर अमंग द कंट्रीज, इट इज द इक्वालिटी ऑफ द purchasing powers of the countries, and how much goods and services can be purchased with a unit of money. How many goods and services can be purchased with a unit of money is known as PPP। नीचे जो पार्ट दिया हुआ है HDI वगैरह, रैंक वगैरह, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला पार्ट, इसमें से वापस से एनालिसिस वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको डेटा याद नहीं करना है, आपको डेटा याद नहीं करना है। अब क्या एग्जांपल HDI कंपेयर किया, एग्जांपल तीनों कंट्रीज का क्या किया, HDI जो है वो कंपेयर किया, तो एटलीस्ट आपको ये पता रहना चाहिए कि HDI क्या है। तो आपको वो बताना है कि HDI कंपेयर करने बोल दिया आपको, तो आपको HDI एटलीस्ट क्या है तो पता रहना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि बताता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कितना किया। अब हायर द HDI, ठीक है, तो हायर इज द लेवल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा एनालिसिस वाले क्वेश्चन में भी कि HDI का मतलब क्या है। वही सिमिलरली लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या होता है कि भैया एक एवरेज में एक इंसान जो है कितने साल जिएगा, ठीक है, वो पार्ट को लिखना पड़ेगा। इट रेफर्स टू द व्हाट, एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टिंग टू लिव, ठीक है। तो अब हायर जिसका है उसका, उस कंट्री का क्या कर रहा है, बेटर कंडीशन है। मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग की एवरेज में एक इंसान जो है कितना साल स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यू नो इट, सो आई विल नॉट रिपीट। पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन भी सिंपल सी बात है, ये वो लोग बेसिक नेसेसिटीज को अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, दैट इज व्हाई देन दैट पीपल इज नोन एज व्हाट, बिलो द पॉवर्टी लाइन। और एक्सप्लेन कर देंगे कौन सा कंट्री में पॉवर्टी लाइन बहुत खराब है अच्छा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, मटरनल मोर्टेलिटी रेट, वही बच्चा होने के बाद में जो वुमेन का डेथ हो जाता है उसको बोलता है मटरनल मोर्टेलिटी। उसको चेक करने का कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, उसके हिसाब से डेटा लिख देने का। और पानी वाला, तो पानी का दिक्कत तो हर जगह है, तो वाला पॉइंट हो गया। तो ये बेसिक क्या है, ये वाला पॉइंट भी मैं बोलूंगा आपको मेनली, इट इज यूज्ड फॉर एनालिसिस।
ठीक है, एनालिसिस के साथ में यू हैव टू यूज द नोट्स, ठीक है, प्लस द नोट्स, ये काम में आता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट, चाइना ने अपने रिफॉर्म पॉलिसी को कैसे रिड्यूस किया। अब जैसे इंडिया का ना 1991 के ऊपर भयंकर प्रेशर आ गया कि उसको अपने पॉलिसीज जो है ना, रिफॉर्म पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उनको ठीक करना जरूरी हो गया, अदरवाइज उनका हालत बिल्कुल खराब होता। ठीक है, चाइना के ऊपर एज सच कोई प्रेशर नहीं था, ठीक है, चाइना के ऊपर एज सच कोई प्रेशर नहीं था, पर उन्होंने वॉलंटरीली चाहा कि चाइनीज इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स लेके आना जरूरी है। तो उन रिफॉर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है प्री रिफॉर्म पीरियड, दूसरा है पोस्ट रिफॉर्म। और मैंने हमेशा से पोस्ट रिफॉर्म जो है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था आपको। प्री रिफॉर्म में क्या था, उन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया था ऑन बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। ठीक है, अच्छा काम किया था। जो शुरू शुरू के रिफॉर्म्स थे उसमें फोकस जो था वो अच्छी चीजों पे था। अच्छा खासा एक्सटेंशन किसमें किया था, बेसिक हेल्थ सर्विसेज इन द रूरल एरियाज। अच्छे जो रूरल एरियाज थे उनको अच्छा खासा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया गया। अब कम्यून सिस्टम की वजह से, कम्यून मतलब ग्रुप सिस्टम की वजह से ज्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो, फूड ग्रेन्स, क्योंकि अपन साथ में प्रोड्यूस कर रहे थे, साथ में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या हो, सब एक दूसरे को मदद कर रहे थे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, फूड ग्रेन्स। डिस्पाइट एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स, कलेक्टिवनेस, the Great Leap Forward, and other initiatives, the per capita grain output in 1978 was the same as compared to 1950। यानी कि इतना सारे पॉलिसीज लेके आया, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्यून्स बनाया गया, जीएलएफ लेके आया गया, और जो पर कैपिटा ग्रेन मतलब पर इंसान जो ग्रेन कंज्यूम कर रहा है वो क्या था, सेम ही था। ठीक है, जो आउटपुट, सॉरी नॉट द कंज्यूम्पशन, द आउटपुट ऑफ द पर ग्रेन जो है, पर कैपिटा ग्रेन वो क्या था, सेम। ठीक है, उसमें जो ग्रेन प्रोडक्शन में एज सच को डेवलपमेंट। ठीक है, तो सिंस दे ऑब्वियसली देखो अच्छा खासा काम किया था उन्होंने, हेल्थ केयर में फोकस किया, कम्यून्स डेवलप करके आपस में हेल्प करने की कोशिश की, बट क्या हो, प्रॉब्लम क्या हो, आउटपुट तो बढ़ा नहीं। तो उनको, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, जो मेथड यूज कर रहे हैं उसमें फायदा नहीं है, इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने रिफॉर्म्स को चेंज किया। एंड दिस रिफॉर्म्स प्रूव टू बी एन एक्सीलेंट सोर्स, क्योंकि इसकी वजह से चाइना अच्छा खासा डेवलप किया था। क्या क्या था वो रिफॉर्म्स, each reform measure was first implemented on a pilot level। पायलट लेवल प्रोजेक्ट यूज किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट। टाटा भी यही करता है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है, जो अच्छा चला गया, बूम हो गया, उस पर अच्छा खासा पैसा लगाया था। छोटे छोटे पायलट लेवल पे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाया गया, और जैसे जैसे वो डेवलप होता गया वैसे वैसे उनको एनकरेज किया। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा खासा पैसा लगाया गया ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अच्छा खासा पैसा लगाया गया ऑन व्हाट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, क्योंकि उनको पता चल गया कि हेल्थ, लैंड डेवलपमेंट, अच्छा इंफ्रा डेवलप करना जरूरी है, ताकि छोटे एंटरप्राइजेस, बड़े एंटरप्राइजेस जो है उनका अच्छे से पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सके। तो इंफ्रा फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा वर्क किया गया था। एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है वो क्या किया, बहुत सारे लोगों का प्रॉस्पेरिटी, यानी क्या किया, जो नए प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर पायलट लेवल पे वर्क किया रिफॉर्म पे। बाकी क्या क्या, सराउंडिंग अच्छा कर दिया, मतलब इंफ्रा फैसिलिटीज खूब सारे लेके आ गए, एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म सब कुछ लेके आ गए, ताकि एज अ होल सबका इंप्रूवमेंट हो सके। और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेके आए ताकि और लोगों का हेल्प हो सके। तो ऐसा नहीं कि पुराने पॉलिसीज को इस्तेमाल नहीं किया गया, उसका एक एक्सटेंशन लेके आए, बट इन मोर रिफाइंड मेथड। ठीक है, तो ये पोस्ट रिफॉर्म्स थे 3 पॉइंट, पायलट लेवल, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके साथ आपका मेन कंटेंट जो है चैप्टर नंबर 10 का वो खत्म हो गया, बट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस था, जो कि था वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म। बेसिकली आपको पता ही होगा कि क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, दैट इज व्हाई चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स लेके आया था, ताकि अगर लिमिटेड पॉपुलेशन रहेगा तो उन्हें बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, होप मिलेगा, बेटर एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, और जो डेथ वगैरह हो रहा है बहुत ज्यादा लोगों का वो भी कम होगा। ठीक है, और जो ग्रोथ रेट है वो भी इनडायरेक्टली इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये सब चीजों की वजह से वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो आप लोग उसको बेसिक रीडिंग मार सकते हो। ठीक है, तो काम हो जाएगा। द इंपॉर्टेंट implication of the one child policy is that it has reduced the growth rate of population and provides better healthcare facilities for the women which had the risk of death or injury। ठीक है, उनके खुद के implications भी थे। कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया था, कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट नहीं किया। इट वाज अ मिक्स्ड रिव्यू। ठीक है, नेक्स्ट, लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंट्री जो है वो आपको कितना फ्रीडम देता है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ठीक है, तो जो भी जो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होता है उसमें एक इंसान का, ठीक है, कितना पार्टिसिपेशन होता है। तो हाउ मच आर यू पार्टिसिपेटिंग इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग इज नोन एज लिबर्टी इंडिकेटर। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज अ मेजर टू एक्सटेंड व्हाट,
ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन, मतलब हमारे लोगों का पार्टिसिपेशन वेयर इन द सोशल एंड पॉलिटिकल वर्क डिसीजन मेकिंग। एग्जांपल्स क्या क्या है कि भैया कितना आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट्स है, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि कितना जुडिशरी के पास में पावर है, क्योंकि देखो कुछ लोग रूल कर रहे हैं, हम लोग जो है गवर्न हो रहे हैं, बीच में कौन आएगा, जुडिशरी आएगा। तो कितना पावर हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स है और कितना जुडिशरी के पास में पावर है, उन दोनों को इनकलकेट किया जाता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस चैप्टर इज कि क्यों पाकिस्तान स्लो ग्रोथ रेट एंड इमरजेंस हुआ, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं उसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है आपके, ठीक है। नंबर 1 क्या लिखा है देखो, एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड फूड सप्लाई सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन गुड हार्वेस्ट एंड, क्योंकि कोई अच्छा चेंज नहीं आया था इन द हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आपको समझ में आएगा ना, कोई भी हार्वेस्ट जो है वो तभी अच्छा होगा जब अच्छा सिस्टम्स यूज हो रहा है। अगर अच्छे हार्वेस्ट सिस्टम यूज नहीं होंगे, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज यूज नहीं होंगे, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, तो वो नहीं हो पाया। फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी, जिसको पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहा है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट से आता है वो सब चीजें, बट हमने देखा है कि पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा बिलीव नहीं कर रहा था ऑन अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। इनफैक्ट वो रेमिटेंसेस के ऊपर, ये सब चीजों के ऊपर ही जो है डिपेंडेंट था, या फिर वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करा था, जो कि काफी वॉलेटाइल था कि जिस साल अच्छा प्रोडक्शन हो गया उस साल अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आ गया, जिस साल नहीं है उस साल खराब है। तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का क्वालिटी जो था बहुत ज्यादा कम था, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो था वो काफी कम था, फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था वो क्या था, काफी कम। एंड दे वर ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन लोन्स, तो फॉरेन लोन्स आपको पता ही है, अभी तो यही हुआ एग्जैक्टली यार, यही चीज हो रहा है अभी। जो पाकिस्तान का हालत खराब हो इसी वजह से हुआ कि वो फॉरेन लोन्स पे काफी डिपेंडेंट है। इसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेन लोन्स पे लिए जा रहे हैं, रिपे नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो दे आर डिफिकल्टी इन व्हाट, बाइंग, ठीक है, बिकॉज़ दे आर सॉरी डिफिकल्टी इन पेइंग बैक द लोन्स। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लोन्स माउंट होता गया, इंटरेस्ट माउंट होता गया, हालत क्या हो गया, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ खराब, फॉरेन एक्सचेंज खराब एंड लोन्स खराब। एक सवाल का क्वेश्चन आया लिबर्टी इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर कुछ नहीं है, हम लोग इन जनरल पब्लिक लोग का कितना पावर है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग, मतलब डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है सोशल एंड पॉलिटिकल। ऐसा तो नहीं कोई बोलते ना एक सीधा एक सिंगल सा लीडर है वही सारा डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। क्या वो पब्लिक से यूज भी नहीं कर रहा है, पब्लिक से जो है वो व्यूज भी नहीं ले रहा है। इस टाइप के कंट्रीज को बोलते हैं जहां पे लिबर्टी इंडिकेटर कम होता है, ठीक है। और जिस कंट्री में फ्रीडम है बोलने का, उसको बोले कि वहां लिबर्टी इंडिकेटर बहुत हाई है। तो उसको वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और उसका जुडिशरी कैसा है। उसके साथ में आपका चैप्टर नंबर 1 इज डन, ठीक है। प्लीज ज्वाइन बैक अगेन, ओके। डाउट्स तो बताने का मेरे को।